बारिश अक्सर राहत लेकर आती है, लेकिन राजस्थान के हजारों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही बारिश डन भरकर लौटती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। मानसून ने प्रदेश भर में दस्तक दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे सरकारी स्कूल मानसून का सामना करने के लिए तैयार हैं या फिर हम किसी अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की जर्जर छत ने मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली थी। पूरे प्रदेश की अंतरात्मा हिल गई थी। सरकारों ने बड़े बड़े वादे किए, स्कूलों के जीर्णोद्वार के लिए करोड़ों रुपए का फंड भी आया, लेकिन आज भी प्रदेश के हजारों विद्यालयों की छतें टपक रही हैं, दीवारों में दरारें हैं और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने उस हादसे से कोई सबक लिया? क्या सरकारी फाइलों में स्कूल सुरक्षित हो गए हैं या फिर जमीनी हकीकत आज भी उतनी ही भयावह है? आज की बहस सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की सुरक्षा की है जिनके माता पिता हर सुबह उन्हें स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन शाम तक सुरक्षित लौटने की दुआ भी करते नजर आते हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले तारुफ में उनका कराऊं। मेरे साथ विपिन प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के। स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से मेरे साथ सुरेश ठोलिया जी जुड़ गए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुरेश जी, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। पिछले वर्ष एक भयावह हादसा हुआ था झालावाड़, वो सबको याद है। प्रदेश की आत्मा कांप उठी थी और वही मानसून का सीजन है, फिर से लौट आया है। क्या कुछ इस बार की स्थिति रहने वाली है? स्कूलों की स्थिति को लेकर मैं बात कर रहा हूं सुरेश जी। मैं बता रहा हूँ, आज जो हुआ वो कांग्रेस की 5 साल की अनदेखी के कारण से हुआ। और भजनलाल जी और मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री है, उनके निर्देशन में बहुत सारा काम है इन 2-2.5 सालों के अंदर किया गया है शिक्षा विभाग को लेकर के। और इसमें यदि स्कूल भवनों की मरम्मत की यदि बात की जाए तो पिछली बार भी जो आपके पास में सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया गया था, स्कूलों की ऑडिट करवाई गई और उनमें जो भी जर्जर भवन थे उन्हें सील कर दिया गया या डिमोलिश कर दिया गया या उनकी बैरिकेडिंग करके उनको अलग कर दिया गया। यानी वहां पर किसी भी प्रकार से बच्चों को और शिक्षकों को नहीं जाना है। सुरेश जी, एक ताजा मामला मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो। अभी 2 दिन पहले श्री डूगरगढ़ जो है, बीकानेर अंचल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर एक सरकारी स्कूल है, उसकी पट्टियां टूटकर गिर पड़ी। वो तो गनीमत है कि बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे, वरना एक विकट हादसा पेश आ सकता था। तो इस तरह के प्रदेश में अब भी काफी जर्जर स्थिति के विद्यालय हैं। क्या आप गारंटी देने की स्थिति में हैं कि इस बार इस तरह का कोई हादसा पेश नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूं कि इसके संबंध में भी व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, उनके निर्देशन में जो हाल ही में बैठक हुई। सुरेश जी, दिशा निर्देशों से क्या कुछ होगा? मैं कह रहा हूं कार्रवाई क्या कुछ अमल में लाई गई अब तक? मानसून के पहले जो स्थितियां संवर जानी चाहिए थी, सुधर जानी चाहिए थी, करोड़ों रुपए का फंड भी आया था पिछले हादसे को लेकर बात करें केंद्र सरकार की ओर से, तो क्या दुरुस्तीकरण तो हुआ है? क्या उसमें क्या काम? मैं ये कह रहा हूं, देखो, इसके अंदर है 2024-25 के अंदर 700 स्कूलों की मरम्मत का फंड रिलीज हुआ था और 2025-26 के बजट में भी 2000 स्कूलों के लिए फंड रिलीज हुआ और इस बार का बजट है उसमें 2500 के लिए। हाल ही में जो रिपोर्ट आई शिक्षा विभाग की, उसके अनुसार पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी 2000 स्कूलों की मरम्मत की लिए जो बजट आवंटन हुआ था, वो काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा केवल हम लोग 2000 स्कूल या 2500 स्कूल तक नहीं रुके, एसडीआरएफ के माध्यम से भी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कलेक्टर्स के माध्यम से आदेश दिया है कि जहां पर भी स्कूल इस तरह की स्थिति में हो, जर्जर स्थिति में हो या में स्कूल नहीं चलाई जा सके, इस तरह की स्थिति हो, तो वहां पर इस फंड का प्रयोग किया जा सकता है और उसका प्रयोग किया गया है। कई जगह स्कूलों की मरम्मत हुई है। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। कांग्रेस से मेरे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़े हैं। प्रियदर्शी जी, जिस तरह से ऐसा तो है नहीं कि कोई 2-3 साल में या जब से बीजेपी का शासनकाल आया है तब से स्कूलों की स्थिति जर्जर हो गई है। वर्षों तक आपकी भी सरकारें रही, स्कूलों की तो यही हालात हैं। अब इसको राजनीतिक मुद्दा अलग से बना लिया गया, आरोप प्रत्यारोप होते हैं लेकिन समाधान दिखाई नहीं पड़ता। जमीन को लेकर बात करें प्रियदर्शी जी। जी जी, मैं आपको ये थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को भी थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब उस समय पूरे 5 साल के अंदर कांग्रेस राज में 1936 ऐसे स्कूल चयनित किए गए थे जिसमें जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। इस संदर्भ के अंदर 5 साल के अंदर कांग्रेस सरकार ने 169 करोड़ का उसके ऊपर अनुदान दिया और वो कंप्लीट किए। लेकिन आप देखिए
ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। 2025 के अंदर जब हाई कोर्ट ने जब इनको ये डायरेक्शन दे दी है 3768 स्कूल जो हाई कोर्ट ने कि इनके द्वारा बताए, इनके सर्वे के द्वारा हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए गए, उसके बाद में हाई कोर्ट ने ये बोला कि 3768 जो स्कूल हैं इनको अगले मानसून सत्र से पहले आपको दुरुस्त करवाने हैं ताकि वहां पर छात्र बैठ सके, क्योंकि 86,000 कक्षाएं ऐसी थी जिसके अंदर स्टूडेंट बैठ रहे थे। राजस्थान का करीब 1,68,00,000 छात्र हैं जो वहां पर शिक्षा ले रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, इस संदर्भ के अंदर केंद्रीय सरकार से इनको मार्च 2025 के अंदर 300 करोड़ का अनुदान में मिला, बजट में मिला। भारतीय जनता पार्टी क्या आज तक ये चीज क्लियर कर पाई कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश की पालना करी? अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नहीं, तो आप कहना क्या चाह, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि स्थिति अभी भी उसी तरह की विकट बनी हुई है? इसका मतलब तूने हाई कोर्ट के आदेश मैं समझना चाह रहा हूँ स्पष्ट रूप से आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अभी भी वहीं खड़ी है जहां पिछले वक्त जो हादसा पेश आया था? क्या स्कूलों की स्थिति में सुधार नहीं करवाया गया? मैं एक सेंटेंस से अपनी बात कंप्लीट कर लूं। आज की ताजा हालात ये है कि 1 जुलाई को डीडवाना के अंदर 61 स्कूल, कुचामन, अजमेर, भरतपुर ऐसे राजस्थान के जिला शिक्षा अधिकारी मीटिंग करके आपात मानसून की एक बरसात आते ही कई 61 स्कूल, कई 60 स्कूल बंद करने के निर्देश दे रहे हैं और वहां पर स्टूडेंट को इधर उधर कमरों में बैठाने की व्यवस्था कर रहे हैं वैकल्पिक शिक्षा की। तो आप आज बताइए ये शिक्षा का ढचरा क्या कर रहे हैं? चलिए साल भर तक क्या सो रहे थे? 2025 में जब पैसा आ गया तो वो इसको डकार गए क्या? जब पैसा आ गया तो आपको साल भर में वो कर देना चाहिए था ना उनका जीर्णोद्धार। कि इनकी नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जो जिसका नाम लेते हैं 300 करोड़ का बजट है, क्या ये बता सकते हैं उसका बजट का कितना उपयोग किया उन्होंने? तो विधानसभा में क्या कांग्रेस की ओर से ये विपक्ष की ओर से प्रश्न भी लगाया जाएगा? जिलेवार आप सारी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करेंगे? हम तो हर मोर्चे पे पूछेंगे। कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी ने ये पूछा है इनसे कि कुंभकर्ण की नींद आपकी कब टूटेगी? हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद 300 करोड़ का बजट होने के बावजूद स्कूल के वही हालात हैं। आप कहाँ भेज रहे हैं स्टूडेंट को? अच्छा प्रियदर्शी जी, इसका ही समाधान को लेकर बात करें। समाधान क्या देखते हैं आप इसका? क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा तो बन जाता है। आज मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति भी ना हो, चूंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है पूरा मुद्दा। सबसे पहली चीज तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सर्वप्रथम तो सारे अभिभावकों से माफी मांगे कि हम समय पर जो हमारे पास फंड होने के बावजूद भी हम जो जीर्णोद्धार करा सकते थे वो हमने नहीं करा पाया। उस गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके साथ साथ में छात्रों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था हो जिससे उनकी चलिए मैं फिर से रुक करूंगा आपका। मेरे साथ विपिन जी, मेरे साथ बिल्कुल विपिन जी मेरे साथ जुड़े। विपिन जी, अब ये तो दोहरी संकट की स्थिति शिक्षकों के लिए बन जाती है स्कूलों में। बिल्कुल मैं लौटूंगा प्रियदर्शी जी। कोई व्यवस्था नहीं है स्कूलों में। प्रियदर्शी जी मैं लौटूंगा। विपिन जी से मेरा सवाल है। विपिन जी, उस शिक्षक के लिए दोहरा संकट हो जाता है कि वो क्या करे, कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बनती है। इस सबको लेकर आप क्या, कि वो पढ़ाई करवाए बच्चों को या फिर सुरक्षा को सुनिश्चित करे? शिक्षक कहाँ जाए? निश्चित रूप से दोहरी स्थिति बन जाती है। राजस्थान में करीब 65-66 हजार स्कूल है जिनमें से 41,000 स्कूलों में मरम्मत की आवश्यकता है। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हो कि स्कूलों की स्थिति क्या है। अभी बताया कि 3800 स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में है जिन्हें जमीनों करके नया बनाना है। केंद्र सरकार से भी 1900 करोड़ की डिमांड की गई है। स्थितियां तो इतनी विकट है। अब आप प्रेशर करके संस्था प्रधान से प्रेशर करके सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि बैठाने की स्थिति है या नहीं है। जो संस्था प्रधान सर्टिफिकेट नहीं देगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो संस्था प्रधान की तो दोहरी मार आ गई। या तो सर्टिफिकेट दे देगा और किसी दिन हादसा हो गया तो वो भुगतेगा, नहीं दे रहा तो उनका आपका ट्रांसफर है। तो स्थिति तो किसी भी सरकार रही हो, अगर 5 साल की स्थिति नहीं है, जब से स्कूल बने आजादी के बाद से उनमें कोई करनी भी नहीं लगी, उनमें कोई सीमेंट भी नहीं लगी। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकार आई, कितनी चलेगी? अब एक दूसरे पे आरोप लगाते रहो, बात अलग है। मैं तो ये कह रहा हूं जो झालावाड़ वाला कांड हुआ, अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट प्रसंज्ञान नहीं लेता तो आज हम ये बात नहीं कर रहे होते क्या स्थिति है। वो मामला दब चुका होता, बात खत्म हो चुकी है। ऐसे कितने पुल गिर चुके, उनकी कभी बात करेगा? ये तो सुप्रीम हाई कोर्ट का निर्देश है जो बार बार प्रसंज्ञान ले रहा है, भाई बार बार अधिकारियों को अवमानना में बुला रहा है। तब आप देख रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा सेशन आ चुका बारिश का। हम देखते हैं बारिश के नाले की सफाई होती है, मिट्टी निकाल दी जाती है, बारिश आती है तो उसमें चली जाती है। वही स्थिति आ रही है कि जब आपको था, इन बच्चों के साथ लगाव था, सरकार को देखना चाहिए था। ये कोई हाई कोर्ट कहेगा तभी आप करोगे। आपके पास पैसा आ गया तो आपको पहले सुनिश्चित करना था।
अब चलिए, मानसून सत्र सिर पे खड़ा हुआ है और आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, उन बच्चों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? ठीक बात है। अच्छा, पूर्व कलेक्टर जगरूप सिंह जी यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगरूप जी, बहुत स्वागत है आपका। अक्सर इस तरह की स्थितियां जो होती हैं, इस तरह के जो विद्यालय होते हैं, प्रशासन किस प्रकार से जोखिम का आकलन करता है इस हिसाब से, और वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या पर्याप्त देखते हैं? देखिए, इसके लिए सभी स्तरों पे व्यवस्थाएं बनी हुई है। जैसे मुख्यतः जो जिला शिक्षा अधिकारी है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हो जो शिक्षा का आकलन करती है, और शाला प्रधान है, जो प्राइमरी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक स्तर का विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक हो, उनसे रिपोर्ट इकट्ठा करके, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, स्थिति बहुत सुखद नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आवश्यकता है, जिसमें खास तौर से भवनी मुख्यतः है और साथ में टॉयलेट भी हैं, तो टॉयलेटों की भी कागजों में तो देखोगे तो माना जाएगा कि भी तो सभी स्कूलों में लगभग 98% का आंकड़ा आपके सामने आएगा कि टॉयलेट की व्यवस्था है। लेकिन क्रियाशील टॉयलेट बहुत कम मात्रा में, खास तौर से उसमें बालिकाओं के लिए बिल्कुल टॉयलेट नहीं है। अब मनोहर थाना में जो घटना हुई उससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया और उस पे कुछ व्यवस्थाएं की गई, लेकिन वही ढाक के तीन पात, क्योंकि क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन होता नहीं। केंद्र की भी योजना है, जैसे केंद्र प्रवर्तित योजना है जो समग्र शिक्षा अभियान में राशि मिलती है, पीएम गरीब योजना में भी मिलती है, लेकिन वो तब मिलती है जब आप क्रिया काम करो, क्रियान्वयन एजेंसियां काम करें। इसके लिए निदेशक भी बना रखे हैं, सतत शिक्षा के भी बना रखे हैं, तो वो काम करके और उसका यूसी सर्टिफिकेट भेजें तो वहां से इंस्टॉलमेंट जारी होती है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आपने वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो कर ली, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकाल पा रहे। अगर कोई भवन जर्जर है, आपने कहीं साइड में उसको भवन दूसरा है उसमें संचालित करवा दी कक्षा। नहीं, वो तो अभी जैसे 1 जुलाई को ही, अभी इस जुलाई शुरू हुआ है, शिक्षा सचिव महोदय ने, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा ने आदेश निकाला कि भी जर्जर भवन हो, जहाँ पे भी आशंका हो तो उसमें बच्चों को क्लासरूम में नहीं बिठाने दिया जाए, उनकी अन्यत्र व्यवस्था की जाए। पर सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में, ये बात सही है कि भारत में पता नहीं किस बात के हम विश्वगुरु हैं। जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पे साक्षरता का स्तर कुल 12.5% था, और शिक्षा जो बढ़ी है, मतलब साक्षरता भी जो बढ़ी है, मैं कहूँ तो निजी क्षेत्र का बड़ा भारी योगदान है। क्योंकि आज देखिए कि सरकारी भवनों से या सरकारी विद्यालयों से अधिक निजी क्षेत्र के ये संस्थान अधिक हैं और उनमें अधिक मात्रा में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। लेकिन जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी गिरता गया और उनका सॉफ्टवेयर स्किल, जैसे टीचर्स भी कहीं आसपास जो शहरों के नजदीक अधिक मात्रा में टीचर हैं और छात्र कम हैं, और कहीं बहुत सारे छात्र हैं तो कहीं मैथ का टीचर नहीं है, कहीं साइंस का नहीं है, कहीं टीचर कई विषयों को पढ़ा रहा है, कुछ इस तरह की स्थिति अभी बनी तो हुई है। ये सुरेश जी मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, जिस तरह से सभी वक्ता भी कह रहे थे, आपके पास जिलावार कोई आंकड़ा है क्या कि कितने विद्यालय ऐसे जर्जर थे जिनका जीर्णोद्वार करवाया गया, और कितने ऐसे विद्यालय अब भी हैं जो खतरे की जद में हैं? मैं ये बता रहा हूँ आपको कि पिछले, मैं एक बार मैं जवाब दे देता हूँ उनके कांग्रेस के प्रवक्ता, फिर आपको डाटा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस के टाइम पे मरम्मतें इनके बजट में कहीं उल्लेखित ही नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि हमने 169 करोड़ रुपए 1936 स्कूलों के लिए करा। तो मैं भाई साहब को बता देता हूँ, वो ब्यूटिफिकेशन पे खर्च हुआ, यानी रंग रोगन पे खर्च हुआ। आपने स्कूलों की मरम्मत नहीं की। और उस काम का प्रियदर्शी जी एक एक करके मैं आऊंगा, बड़ी ताज्जुब की बात है। अपनी प्रियदर्शी जी मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। देखिए मैं आऊंगा, जिम्मेदारी से तो आप भाग रहे हो। सुनने जवाब देनी तो आपकी बनती है, सरकार आती है। सुनना था, आपको आपत्ति हो तो जवाब दे देना, आपको आपत्ति हो तो जवाब दे देना। मैं कह रहा हूँ ब्यूटिफिकेशन पे हुआ, ऑडिट नहीं हुआ, ब्यूटिफिकेशन क्या होता है? नाम की कोई स्कूल का काम चीज नहीं। ब्यूटिफिकेशन क्या होता है? रंग रोगन मुझे करा, बताओ। कलर करा, रंग रोगन करा, ब्यूटिफिकेशन क्या होता है? पैसे खा गए आप लोग, दूसरी पैसे ब्यूटिफिकेशन का वर्ड का मीनिंग क्या है? नहीं हुआ आपसे, क्या होता है ब्यूटिफिकेशन? होता है काल्पनिक बातें करते हैं। ब्यूटिफिकेशन 170 करोड़ ब्यूटिफिकेशन में चला गया। दूसरी तुम्हारा कितना बजट है?
अभी तुम्हारे दूसरी कितने बात लाख है, कितने मैं का बता बजट दे है रहा हूं, चलिए ठीक है, बहस नहीं करते, एक एक करके बात कर लेते हैं। मैं आऊंगा प्रियदर्शी जी आपके पास। जी सुरेश, प्रियदर्शी जी, प्रियदर्शी जी, एक एक करके बात कर लेते हैं। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहता मैं। प्रियदर्शी जी, एक बार मैं दोनों को चुप करा रहा हूं। मैं एक बार दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, एक बार मैं दोनों को रोक रहा हूं। एक बार इस मुद्दे पर कोई राजनीति मुझे नहीं चाहिए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं चाहता हूं समाधान किसी तरह से निकले। मैं कह रहा हूं नहीं हुआ काम, तो आपने इस तरह के काम होते तो नहीं हम हुआ लोगों को काम, थोड़ी करने झूठे पड़ते। आंकड़े। चलिए ठीक है, जगरूप सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जगरूप जी से मेरा सवाल है, अगर कोई विद्यालय खतरनाक घोषित हो जाता है तो प्रशासन की पहली प्राथमिकता क्या रहती है? जगरूप जी, जनता तुम्हारे को नहीं मैं एक बार दोनों का ऑडियो डाउन कर। उन बच्चों की संरक्षा पहला दायित्व रहता है, तो ये देखा जाए कि उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके पढ़ाई जाए। जहां आपने बजट का पूछा, तो पिछले विगत वित्तीय वर्ष में जो इस शिक्षा के पेटे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान के पश्चात 325 करोड़ का बजट था, लेकिन दुखद बात यह है कि उसका उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया के चलते और सरकारीकरण के चलते, क्रियान्वयन में इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के चलते उसका उपयोग नहीं। और इस वित्तीय वर्ष में भी लगभग भामाशाहों का भी आह्वान किया गया है और केंद्र प्रवर्तित CSR योजना जो है, जो सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते लगभग 550 करोड़ का फंड है, पर उसका उपयोग हो पाएगा इसमें अभी भी मुझे संदेह है। एक यद्यपि जो योजना जो आकार लिया है वो ये एक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें PWD के भी लोग शामिल होंगे और इसके अभियान में जो शामिल है, समग्र शिक्षा अभियान है, उसके भी तकनीकी अधिकारी आप शामिल इसमें एक प्रशासनिक अमले की जो निष्क्रियता है उसको एक बड़ा कारण देखते हैं क्या? क्योंकि सरकार तो जिस तरह से दावे भी करती है, फंड की जगह फंड भी है। निश्चित रूप से क्रिस्प नहीं है। कोई करता है जो क्रियाशील है, कोई जिला कलेक्टर थोड़ा प्रभावी नेतृत्व करता है, कोई जिला शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत मूल्यों पे कोई अच्छा कार्य करता है। बाकी तो इनर्शिया इतना ज्यादा है कि वही जहर है, वही जाम है, वही बेकसों का निजाम है। आप देखिए वो बैठे रहते हैं, टेंडर बोल साहब कोई टेंडर ही नहीं आया। आप देखिए मतलब टेंडर प्रक्रिया में जैसे उसमें छूट चाहते हैं, एक ही अगर बोली दाता है तो नेचुरली जो RTPP एक्ट लागू होता है, इतनी जटिल है सरकारी मतलब क्रियान्वयन की स्थिति। तो इन्हीं पेचोखम के अंदर सारा मामला उलझ के रह पेचोखम में सब उलझ के रह जाता। चलिए विपिन जी मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन जी, अगर बारिश के दौरान कोई भवन असुरक्षित है तो क्या शिक्षक को कक्षा रोकने का अधिकार है क्या? शिक्षक को कोई कक्षा रोकने का अधिकार नहीं है। जब कुछ हो जाएगा, जब शिक्षक तो खुद मजबूर है उसी भवन में पढ़ाने को लेकर। अब मैंने बताया 3800 स्कूल ऐसी है जो बिल्कुल क्लासेस नहीं है, जिनमें से अभी बात हो रही है 227 स्कूल बंद किए सरकार ने कि इनमें बिल्कुल नहीं है, बाकी का हम इंस्पेक्शन करा रहे हैं। जब वो तय हो चुका तो उनका इंस्पेक्शन कब कराएंगे? और जो आपने 212 बंद कर दी उनके बच्चों का आपने अल्टरनेट क्या किया है? सबसे पहले अल्टरनेट होता है कि अधिकारी कहेंगे साहब मंदिर देखो कोई आसपास का, उन बच्चों को मंदिर में लेके बैठते, मंदिर वाले कहते कि नहीं साहब बच्चे गंदगी करके जाते, फिर इनको कहां लेके बैठे? फिर कोई दूसरे स्कूल में आसपास लेके, कोई वो दूसरे स्कूल जो लग रहा है प्रॉपर वे, वो 2 कमरे पकड़ाता है। सुन के भी कितना मार्मिक लग रहा है कि जो देश का भविष्य इस तरह से ठोकर खाने। मैं तो जयपुर शहर की बात बता रहा हूँ, आपके त्रिवेणी की बता रहा हूँ। स्कूल गिरा, उन बच्चों को मंदिर में बैठा दिया, मंदिर में 5 दिन बाद भगा दिया, फिर दूसरे स्कूल में जाके हाथ पैर जोड़ करके एक कमरा मिला। अब उसमें 8 क्लासेज के बच्चे एक कमरे में कैसे होगा? और फिर कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था कर दी दूसरे स्कूलों में। न्याय संगत नहीं है। अच्छा, शिक्षकों की ओर से जितने जर्जर विद्यालय थे उनकी लिखित में अगर लिख के दिया भी गया तो ऐसे कितने विद्यालय जिन पर कार्रवाई हुई, जिनको ठीक करवा दिया गया? मैंने कहा ना 65,000 स्कूल में 41,000 जर्जर स्थिति में, मतलब रिपेयर मांग रहे, मरम्मत मांग रहे। 225 तो ये बता रहे कैसे हैं जिनमें तुरंत बैठने की व्यवस्था नहीं, उन्हीं की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो आप इस 65,000 में से 41,000 स्कूल मरम्मत मांग रहे हैं। अब इससे आप लगा सकते हो मरम्मत कुछ कमरों की तो बिल्कुल खराब होगी, कुछ की बेटर होगी। अब जर्जर तो वो बताया कि पूरा 10 कमरे 10 कमरे गिरा हुए। तो सुरेश जी, आप स्थिति सुन रहे हैं जिस तरह की चल रही है। अगर कल को भविष्य में कोई हादसा पेश आता है तो जवाबदेही किसकी तय होगी? PWD को आप कोसेंगे, शिक्षा विभाग को कोसेंगे, जिला प्रशासन को कोसेंगे? उनको करो नीलम। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 20,383 स्कूलों की मरम्मत के कार्य स्वीकृत हुए SDRF के माध्यम से, और 700 के 2024-25 में, 2000 स्कूल के 25-26 में, इस बार के बजट में जो हुए हैं वो 2,500 स्कूल के मरम्मत के कार्य। ठीक बात है। इसके अलावा जो सचिव है उन्होंने स्वीकार तो आपने कर दिए, पर मानसून तो दरवाजे पर खड़ा है, वो ठीक कब होंगे? ये समय तो पहले का था जब ठीक करवा लिया जाता मेरे ख्याल से। बजट खर्च हुआ ये बता दो। मैं कह रहा हूं अधिकतर स्कूलों जो 20,000 के लिए काम स्वीकृत हुए उनमें से अधिकतर स्कूलों के काम पूर्ण हो गए।
लगभग जो स्वीकृत हुए थे वो एक साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, 2025-26 के अंदर ये 20,383 स्कूलों के लिए एसडीआरएफ के माध्यम से बजट स्वीकृत हुआ। उनमें से अधिकतर का काम हो गया। जहां पर नहीं हो पाया है इन्हीं कारण में उन पे वैकल्पिक व्यवस्था, जिसके अंदर ये कहा गया है कि यदि कोई भवन जर्जर है या मतलब की मरम्मत की स्थिति मांग रहा है तो वहां पर किसी भी स्थिति में क्लास नहीं चलाई जाए। इस टाइप व्यवस्था के रूप में जो कंटेनर वगैरह है उसकी व्यवस्था हो या सामुदायिक भवन हो वहां पर क्लास लगाई जाए। किसी भी स्थिति में भवन जो है वो जर्जर है तो उसे डिमोलिश करना है, और यदि कोई निर्माण कार्य थोड़ा सा पेंडिंग है तो उसको त्वरित रूप से पूरा करना। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। जगरूप जी, अगर व्यक्तिगत स्तर पर किसी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं होगी, समझ रहे हैं कि 2 साल के अंदर व्यापक काम इस क्षेत्र के अंदर हुए हैं, लेकिन ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है जिसको हम लोगों को उसी को जिम्मेदार मानते हैं, साल करना वही कहते हैं कि आपने समय पे थे क्या, क्यों नहीं बताया। इसलिए हम लोग इसको उच्च स्तर पे जब तक सही दिशा में तेज गति से कार्य अधिकारी या उससे ऊपर कोई नियंत्रण निगरानी की व्यवस्था, खास तौर से चूंकि ये शिक्षा राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार कोई ऐसी क्रियाशील एजेंसी नई गठित करे या डीआरडीए या जहां पे जिला परिषद है उनमें से सतत रूप से इसकी सतत निगरानी हेतु, चूंकि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मौजूद है, जिनके पास संसाधन है, वो इसको देख के कार्य को कर सकते हैं। और उनको एक मीटर बाउंड प्रोग्राम देना चाहिए। जैसे रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि पिछली बार हमने 2000, ये बात सही है, इन्होंने सारे फिगर ठीक बताए, लेकिन उसमें 325 करोड़ में से बजट लैप्स हो गया, आपने काम करा ही नहीं पाए। और ना केंद्रीय प्रवर्तित योजना जो समग्र शिक्षा अभियान में राशि मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली, क्योंकि आपने यूसी नहीं भेजी। आप जब तक यूसी नहीं भेजते तो केंद्र अग्रिम ट्रांचेज रिलीज नहीं करता। अब भी कहने को 550 करोड़ का बजट आउटले, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भामाशाह योजना भी इसीलिए लाए हैं कि जैसे कुछ अनटाइड फंड इनको मिल जाए, सीएसआर योजना, वित्तीय प्रावधान है, लेकिन चूंकि कोई क्रियाशील एजेंसी ऐसी नहीं है। जैसे आप निरीक्षण के लिए दल बना दिया कि भाई जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कलेक्टर की देखरेख में सीबीओ और पीईओ ये प्राथमिक विद्यालयों का और माध्यमिक विद्यालयों का करेंगे, निरीक्षण करके फिगर आ गया, लेकिन स्थिति वो बनी हुई है। ठीक है, कांग्रेस से मेरे साथ प्रियदर्शी जी बने हुए। प्रियदर्शी जी, आखिरी 10 सेकंड, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। क्या आपको लगता है जो बजट जारी होता है स्कूलों को लेकर, उसमें भवनों को लेकर अलग से प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अब तो बिल्कुल देनी चाहिए। आज आप देख लीजिए, सारे अभिभावक, सारे इस देश का भविष्य ये विद्यार्थी हैं। आज आप देख लीजिए कि ये कहते हैं कि अनुदान स्वीकृत हुआ है, 1 जुलाई को शिक्षा विभाग सिर्फ ये निर्देश जारी कर देता है। जब मानसून सर पर आ गया है तब तो ये निर्देश जारी करते हैं कि छात्रों के, विद्यार्थियों के बैठने की क्या व्यवस्था की जाए। आज तो ये निर्देश जारी कर रहे हैं, जब बरसात कंप्लीट हो जाएगा तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये तो सरकार कुल मिलाकर कहीं ना कहीं होना चाहिए। सुरेश जी मेरे साथ जुड़े हुए। सुरेश जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, आखिरी 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। क्या सरकार इस बार भरोसा दिलाती है किसी भी बच्चे को इस तरह के जर्जर भवन में बैठकर पढ़ने मजबूर नहीं किया जाएगा पढ़ने को लेकर? मैं कह रहा हूं कि सरकार ने व्यापक प्रयास करे हैं, किसी भी बच्चे को जर्जर भवन में नहीं बैठने दिया जाएगा। सरकार एक प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। चलिए आपके 5 सेकंड का जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, जिस तरह की स्कूलों की स्थिति बनी हुई है, आपका मॉडल क्या था स्कूल मरम्मत करने का? आपके पास कुछ था क्या बोलने के अलावा? इतना 5 सेकंड हमारे मॉडल को तो आपको शर्म नहीं आती? आप ब्यूटिशियन कहते हैं कि उसके ब्यूटी पार्लर का काम हुआ है। ठीक है, बहस का समय खत्म हो गया है। मैं आखिरी प्रतिक्रिया के लिए जा रहा हूँ। जगरूप जी मेरे साथ जुड़े हैं। जगरूप जी, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? फेल होगा ना राधा नाथ, ये तो आपकी कोई और निजाम बनाइए, क्योंकि ये कारगर व्यवस्था हो नहीं पाती। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।